अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे टॉर्क के बारे में। तो रिजिड बॉडी के बारे में हमने पढ़ा कि एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर पार्टिकल्स की पोजीशन इस तरह से हो कि अगर उस पर फोर्स भी लगे तो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, मतलब वो डीफॉर्म ना हो, तो हम उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। फिर हमने देखा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट है जिसके गिर्द कोई भी बॉडी मूव करती है। फिर हमने देखा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो वो लाइन जिसके अलॉन्ग आप फोर्स लगा रहे हो ना, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे यहाँ पे स्पैनर पे आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो फोर्स आप एक जगह पे एक पॉइंट पे रोक के नहीं लगाते, बल्कि आप उसको पकड़ के मूव कर रहे होते हो। तो जैसे आप इसको नीचे को मूव करते हो तो ये वाली जो होगी ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो वो पॉइंट या वो लाइन जिसके अलॉन्ग आप फोर्स लगा रहे होते हो उसको आप कहते हो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे ये आपके पास बॉडी है और आप इसमें इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगाते हो तो ये जो बी सी है, दिस इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि आप इस चीज़ को ऊपर को या नीचे को घुमाओगे या ऊपर मूव करोगे या नीचे, तो दिस इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट जो है यहाँ से बॉडी फिक्स है, जैसे दरवाज़ा यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, तो वो पॉइंट जो होगा उसको कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और दूसरी तरफ जहाँ पे डोर नॉब होता है, जहाँ से हम उसको मूव कर रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, तो ये होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इसके बाद हम अगली डेफिनेशन जो देखेंगे मोमेंट आर्म की, तो बच्चों ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये देखें ऊपर नीचे है, और मोमेंट आर्म यहाँ से लेके इस तरह हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना किस किस के दरमियान, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको कहते हैं मोमेंट आर्म। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने मूव करना है, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। इसको हम कहते हैं ये मोमेंट आर्म है, बहुत सिंपल। और इस डिस्टेंस को हम एल से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एल भी कहते हैं, इसको हम ए डैश बी भी कहते हैं। उसके बाद द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, एक मोमेंट आर्म होती है उस फासले को कहते हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स टार्क का दूसरा नाम है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एंड टार्क डिपेंड अपॉन द फोर्स एफ एंड द मोमेंट आर्म एल ऑफ द फोर्स। टार्क दो चीज़ों से मिलके बनता है, यानी इसका फार्मूला भी देखें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फोर्स जो कि हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, ये फोर्स, और एक ये मोमेंट आर्म। ये फासला यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ फोर्स तक का फासला एल, और फोर्स जो आप लगाओगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टार्क। तो ये देखें टार्क का साइन है टाउ, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये स्टाइलिश सा टी आप लिखोगे इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई एल, ठीक, यानी टाउ इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स ज़्यादा होगी तब भी टार्क ज़्यादा होगा, और अगर लेंथ बढ़ा देते हो तब भी टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स, फोर्स बढ़ाएंगे तब भी टार्क बढ़ेगा। सिमिलरली लॉन्गर इज़ द मोमेंट आर्म ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह एल की वैल्यू बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ा देते हो आप तो भी मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर आपका जो टॉर्क है वो ज़्यादा होगा। अब आपको समझ आएगी ये जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि अगर छोटा स्पैनर है जिसकी आर्म कम है तो उससे आपका काम आसानी से नहीं होगा, क्योंकि टार्क कम पैदा होता है। जबकि लंबी आर्म वाला अगर आपके पास स्पैनर होगा, देखिए इसका फासला, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ पे हमने इसको फिक्स किया स्पैनर को नट के गिर्द, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द हम घुमाते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फासला मोमेंट आर्म है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है यहाँ पे, और यहाँ से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का फासला। तो इसमें चूंकि ये ज़्यादा है बनिस्बत इसके, तो यहाँ पे टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन फोर्स बराबर रहे तो कम ज़्यादा, अगर आप फोर्स चेंज करते हो तो फिर आप जज नहीं कर सकते हो। तो हमेशा एक चीज़ का असर, जब आपने एल का असर मालूम करना है तो फोर्स को फिक्स रखना होगा, और अगर फोर्स का इफेक्ट देखना है तो फिर ये लेंथ बराबर लेनी होगी, तब आपको एक चीज़ का डायरेक्ट इफेक्ट फील होगा। थस द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ टार्क, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टार्क
टाउ इज डिटरमिन्ड बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करना, ऑफ फोर्स एफ एंड इट्स मूवमेंट आर्म एल, यानी कि एफ और मूवमेंट आर्म एल को मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास बचता है। और मैथमेटिकली टॉर्क आप इसका साइन लिखोगे, टाउ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई एल, दोनों कैपिटल में आप लिखोगे तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। और आप इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हो टार्क को। एसआई यूनिट की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और लंबाई की मीटर, तो इसलिए न्यूटन मीटर हो जाएगी। अ टार्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कास्ट बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर 1 मीटर लॉन्ग। मतलब यह है कि अगर एक बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे, एक बॉडी पे, जैसे ये बॉडी है, इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं और फोर्स लग रही है कितने फासले से, 1 मीटर के फासले पे, जो कि परपेंडिकुलर है फोर्स से, ठीक है। तो उस वक्त जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो होगा 1 न्यूटन मीटर, ठीक हो गया। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें 4.3, अ मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ बाइसिकल, एक बाइसिकल का नट टाइट करने के लिए यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, एक 15 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर यूज़ करता है मैकेनिक बाय एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है। तो आपने बताना है कि उसने कितने टार्क को यूज़ करते हुए इसको टाइट किया। आप पहले फोर्स लिखोगे 200 न्यूटन, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे 100 से डिवाइड करके, तो 0.15 मीटर आंसर आ गया। फार्मूला लगाओगे, टाउ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल, 200 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू, तो आपके पास 30 न्यूटन मीटर आपके पास आ जाएगा टॉर्क, यानी इतने टार्क से आपने इसको टाइटन किया। इसके साथ ही ये छोटा सा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट का प्रिंसिपल क्या है। तो सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो बच्चों प्रिंसिपल ये है कि आप जितनी कुव्वत से टूटी को बंद करते हो ना, ठीक है, घुमा के, उतनी ही कुव्वत लगती है आपको उसको खोलने के लिए। ये तो एक बिल्कुल आम सी घर की एग्जांपल है। अगर आप हल्के से टैप को बंद करोगे तो आप इजीली खोल लोगे, अगर आप बहुत मजबूती से और बहुत सख्ती से बंद करोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको खोलने के लिए, ठीक है। अब हम इसको फिज़िक्स की ज़ुबान में बात करें तो हम ये कहते हैं कि एक बॉडी पे लगने वाला जितना आप क्लॉकवाइज टॉर्क को यूज़ करोगे किसी चीज़ को टाइट करने के लिए, उतनी ही मिकदार में आपको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए होगा उस चीज़ को लूज़ करने के लिए, खोलने के लिए। A force that turns a spanner in the clockwise direction is generally used to tighten a nut। कहता है कि एक स्पैनर जो है जितनी फोर्स को इस्तेमाल करता है एक नट को टाइट करने के लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अमूमन वो होती है। द टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो उसको हम टाइट करने के लिए जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। ऑन द अदर हैंड, टू लूजन अ नट, नट को खोलने के लिए फोर्स इज सप्लाइड, फोर्स ज़्यादा पता लगती है, सच दैट इट टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप उस नट को एंटी क्लॉकवाइज में मूव करोगे उतनी ही फोर्स आपको चाहिए जितनी से बंद किया था। तो अब जो टार्क या मोमेंट होगा उल्ट डायरेक्शन में होगा लेकिन होगा बराबर, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। A body initially at rest does not rotate if sum of all the clockwise movement acting on it is balanced by the sum of all the anti-clockwise movement acting on it। अब एक ही बॉडी पे एक तरफ से एक बंदा ज़ोर लगा रहा है क्लॉकवाइज की तरफ और दूसरा बंदा एंटी क्लॉकवाइज उसको मूव करने की कोशिश करे तो वो बॉडी कभी भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि उसके दोनों टार्क एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और बराबर हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल क्या है, अ बॉडी इज़ बैलेंस्ड, एक बॉडी बैलेंस में रहती है अगर उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट जो उस बॉडी पे एक्ट कर रहा है इक्वल है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। अगर एक से ज़्यादा भी उस पर मूवमेंट्स लग रहे हैं तो वो उसके अगर बराबर हो जाता है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, वो बैलेंस में रहेगी, वो रुकी रहेगी, ठीक है। ये इसी तरह से जैसे आपके पास कोई एक झूला टाइप चीज़ है जो दरमियान से फिक्स है और उसकी दो साइडें फ्री हैं, तो आप उसको घुमाओ तो वो गोल घूमना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एक तरफ से आप पकड़ो, दूसरी तरफ से एक दूसरा बंदा पकड़े और वो इस तरह से पकड़े कि आप उसको क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश कर रहे हो और वो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाए, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और वो चीज़ बैलेंस में रहेगी और मूव नहीं करेगी।
तो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कैन अ स्मॉल चाइल्ड प्ले विद अ फैट चाइल्ड ऑन द सीसा? क्या एक छोटा सा बच्चा एक मोटे बच्चे के साथ सीसा पे खेल सकता है? तो आप ये तजर्बा करके देख लें, जिस तरफ मोटा बच्चा होगा उस साइड पे ज़ाहिरी बात है कि फोर्स ज़्यादा लग रही है, और जिस साइड पे छोटा बच्चा है उस साइड पे फोर्स कम लगेगी, तो ये तो बैलेंस में नहीं आएगा। तो इसलिए जिस तरफ भारी बच्चा होगा उस तरफ से वो नीचे चला जाएगा। हाँ, आप लेंथ को मैनेज करके उसको कर सकते हो। जैसे आप इस मिसाल में देखें, ये बच्ची बड़ी है, ये बच्चा छोटा है, इसका वज़न ज़्यादा, इसका कम, ठीक है, मतलब फोर्स इधर ज़्यादा लग रही है, इधर कम लग रही है। लेकिन क्या हुआ कि ये बच्चा थोड़ा दूर जाके बैठा, तो ये दरमियान से हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दरमियान है, हम यहाँ से इस बच्चे तक का फासला मापेंगे तो वो इसका मोमेंट आर्म होगा और ये फोर्स होगी। यानी अगर हम इधर इस साइड वाला वो देखें ना टॉर्क, तो उसकी मोमेंट आर्म दरमियान से लेके इस बच्चे तक है और फोर्स इस बच्चे का वज़न। अब बच्चे का वज़न कम था लेकिन ये फासला ज़्यादा है, तो इसलिए इसका टार्क बड़ा हो सकता है। अब इस बच्ची का क्योंकि वेट ज़्यादा था, यानी फोर्स ज़्यादा थी, तो इसका डिस्टेंस कम है, दरमियान से नापते हैं तो इसका कम है। एक चीज़ कम है तो दूसरी ज़्यादा है, इसकी ये कम है तो ये ज़्यादा है, तो इसलिए ये बराबर हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अगली एग्जांपल देखें, इसमें तकरीबन ये बराबर ही हैं, तो ये इस तरह से कवर हो जाएगा। Two children are sitting on the seesaw such that they cannot swing. What is the net torque in this situation? दो बच्चे सीसा पे बैठे हुए हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, तो नेट टार्क क्या होगा? तो ज़ाहिरी बात है 0 होगा, इसीलिए तो वो बैलेंस में है। तो इस तरह के आपने एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है।